शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हारून व्लॉग्स और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। काफ़ी अरसे के बाद आज आप लोगों से मुलाकात हो रही है और उसकी कुछ वजह ये थी कि मसरूफियात ज़्यादा बढ़ चुकी थी, तो इस दौरान बहुत सारे इंसिडेंट भी हुए लेकिन वो रिपोर्ट ना करते रहे। लेकिन आज से ये सिलसिला दोबारा मैं शुरू करने जा रहा हूँ और कोशिश होगी कि आप लोगों को बर वक्त बेहतरीन और अच्छी खबरें बताई जा सकें और अंदर की स्टोरीज जो हैं वो बताई जाए। आज इस स्टोरी पे मैं बात करने लगा वो है अमीर बलाज के कत्ल की। अमीर बलाज का कत्ल जो है 2024 में होता है। 19 फरवरी की ये एक ऐसी शाम थी जहां पर चूंग के इलाके में एक शादी की तकरीब में खुशी में नहीं बल्कि कातलाना हमले में गोलियां चली। इन गोलियों की जद में आकर अमीर बलाज उर्फ टीपू जो है वो जाँ बहक हो जाता है। इसको फौरी तौर पर लेकर के इसके साथ 2 गनमैन भी थे। जो शूटर था वो मौके पर ही मार दिया गया क्योंकि इनके साथ भी गनमैन थे। ये शादी जो है एक डीएसपी के रिटायर्ड डीएसपी के बेटे की थी, आरिफ बिल्ला उनका नाम बताया जाता है और ये तमाम लोग उस शादी के अंदर तकरीब में शरीक थे। ये वाक़या जब रूनुमा हुआ तो उसके बाद जो FIR फौरी तौर पर दर्ज की गई वो 2 ऐसे लाहौर के शख्सियात थी जिनके खिलाफ दर्ज हुई, जिनके साथ इनकी पुरानी ख़ानदानी दुश्मनी चली आ रही थी। अकील उर्फ गोगी भट्ट और गुलशन तारिफ उर्फ तीफी भट्ट के खिलाफ। कुछ वीडियोस सामने हैं जिसमें देखा गया कि जो गोगी भट्ट हैं इस वाक़े के बाद पाकिस्तान से फरार होते हुए दिखाई दिए। लाहौर से वो वीडियो आई कि बरास्ता मोटरवे इस्लामाबाद गया, इस्लामाबाद से बरास्ता जो हवाई जहाज़ है वो दुबई रवाना हुआ। उसके बाद आज तक उनका कुछ इल्म नहीं। फिर एक वीडियो भी उनके सामने आई बैरून मुल्क से जिसमें उन्होंने इस ख़ानदान के साथ अपनी दुश्मनी और इस ख़ानदान के साथ अपने अच्छे ताल्लुकात से मुतल्लिक बताया और अल्फन उन्होंने कहा कि मेरा इस कत्ल से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। इनके जो दूसरे कज़न हैं तीफी भट्ट गुलशन तारिफ साहब वो रुपोश हो गए और गुज़िश्ता तकरीबन 1.25 साल तक ये रुपोश ही रहते हैं। लेकिन गुज़िश्ता हफ्ते 2 हफ्ते कबल वो मंदिर आम पर आए और उन्होंने इस कत्ल में अपनी इंटरम जिसे हम अबूरी ज़मानत कहते हैं वो लाहौर की सेशन अदालत से गए। जिसके बाद वो पहली मरतबा तो शामिल तफ्तीश ना हुआ लेकिन दूसरी मरतबा वो शामिल तफ्तीश हुआ और उन्होंने भी इस हवाले से अपने तमाम जो नुक्ता नज़र था वो बयान किया। इस केस के ऊपर जो है एक JIT बन गई। JIT ने जो है इस तमाम केस की तफ्तीश करनी थी, मुलजमान से मुतल्लिक जो डाटा इकट्ठा करना था। इस केस का जो एक और मरकजी मुलजम था वो एहसन शाह था जो अपने ही साथियों की फायरिंग से मारा गया उस वक्त जब उसको रिकवरी करने के लिए शादबाग के इलाके में ले जाया गया। वहाँ पर ये इल्ज़ाम लगा कि उसके भाई और उसके कुछ दोस्तों ने इसे छुड़वाने की कोशिश की, क्रॉस फायरिंग हुई और फिर एहसन शाह कत्ल हो जाता है। ये मैं कुछ बैक की जो चीज़ें आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि याद दहानी हो जाए कि इस केस के अंदर क्या क्या चीज़ें चलती रही। JIT जो है अपना इस दौरान काम करती रही और उसने मुख्तलिफ लोगों को शामिल तफ्तीश किया, मुख्तलिफ लोगों को इंटेरोगेट करने के बाद एक लुबे लुबाब निकाला और आज उसकी कुछ रिपोर्ट के मंदरजात सामने आए हैं जिनमें ये बताया गया है कि गोगी भट्ट को इस केस का मरकजी मुल्ज़िम होने के साथ साथ मरकजी गुनाहगार भी ठहराया गया। अब ये बड़ी हैरत की बात है, इस JIT के अंदर एक चीज़ और लिखी गई है कि गोगी भट्ट तीफी भट्ट के साथ मुसलसल राब्ते में रहे तो इस बिना पर ये भी गुनाहगार है। अब इस चीज़ को ज़रा नोट कीजिएगा क्योंकि इससे कबल भी मुख्त मीडिया चैनल पर ये खबरें चलवाई गई या चली भी पुलिस की जानिब से जिसमें कहा गया है कि तीफी भट्ट का इस तमाम वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं है और उनको क्लीन चिट दे दी गई है। ये चीज़ें रिपोर्ट भी होती रही, मतलब व्लॉग भी बनते रहे और जिसमें ये बाकायदा तौर पर कहा गया कि इस सारे मामले में जो तीफी भट्ट है उनका कोई ताल्लुक नहीं है, वो मौके पर मौजूद नहीं थे, उन्होंने किसी भी तरह से कोई हिलजुल नहीं की। तमाम का तमाम जो खुरा जा रहा था वो गोगी भट्ट की तरफ जा रहा था। इस दौरान जो एहसन शाह का जो मैंने जिक्र किया उससे मुतल्लिक़ बातें सामने आई थी कि एहसन शाह जो है उसकी मुलाकात एक सुहेल नामी शख्स ने करवाई थी जो टिम्बर मार्केट के रिहायशी हैं। उन्होंने एहसन शाह की मुलाकात गोगी भट्ट से करवाई। गोगी भट्ट के साथ वो मुख्तलिफ औकात में 4 से 5 मरतबा मिले भी और कुछ चीज़ें सेटल हुई। उसके बाद एहसन शाह उम्रे की नीयत से बैरून मुल्क चला गया और वहाँ पर से बैठ कर उस वक्त वो राब्ते में था बलाज के साथ जब तक ये बदकिस्मत वाक़या रूनमा नहीं हुआ। अच्छा, इस वाक़े के बाद ये सब गायब हो गए, सामने तो कोई भी नहीं था। फिर पुलिस ने तफ्तीश का आगाज़ किया, एहसन शाह को हिरासत में लिया। एहसन शाह 2-3 दिन बड़े अच्छे अपने व्लॉग्स करता रहा, लोगों को इंटरव्यू देता रहा, ये मेरा भाई था, ये सब कुछ था। लेकिन जो एहसन की फैमिली और जो बलाज की फैमिली थी इन दोनों में कुछ रिफ्ट क्रिएट हो चुकी थी। कुछ इन्हें शक भी था बलाज की फैमिली को कि एहसन इस केस के अंदर हल्का सा मुलव्वस भी है, तो इसी चक्कर में ये उठाया भी गया। फिर चीज़ें सामने आई, स्टेब्लिश होती चलेगी और फिर एक दिन एहसन शाह मारा गया। इस केस के एक और जो मेन कैरेक्टर थे वो थे इंस्पेक्टर शकील।
इंस्पेक्टर शकील वो शख्स था जो उस वक्त भी अमीर बलाज के साथ मौजूद था जिस वक्त ये इंसिडेंट होता, और फिर उसके बाद एहसन शाह का जब इनकाउंटर होता है तो उस दौरान भी वो मौजूद था। फिर चीज़ें चलती चली गई। इस दौरान एक और बदकिस्मत वाक़या रूनमा हुआ कि तीखी भट्ट के बहनोई जावेद भट्ट का कत्ल कर दिया गया। इसका इल्ज़ाम जो है फौरी तौर पर जो जाके लगा वो अमीर मौसम, अमीर फतेह और कैसर भट्ट पे लगा, और इस हवाले से ये बात सामने आई कि इन लोगों को मौके पर देखा गया। तमाम फिर लाहौर के कुछ बड़े बूढ़े बैठे और उन्होंने चीज़ों को सेटल करना शुरू किया, तो बात ये सामने आई कि अमीर फतेह और कैसर भट्ट नहीं थे, इनकी शनाख्त रेट भी करवाई गई और फिर ये दोनों इस केस से निकल भी गए। बाद इस केस में कुछ बड़ों की बैठक की सूरत में बेहतरी के अमल में तीफी भट्ट और गोगी भट्ट की जो है सुलह हो जाती है कैसर भट्ट के साथ और मामला किसी हद तक सुधर गया। लेकिन जो एक रिफ्ट थी या एक फासला पैदा हुआ वो अमीर बलाज फैमिली और कैसर भट्ट के दरमियान हुआ, क्योंकि इन दोनों फैमिलीज़ में बहुत ज़्यादा थी और कैसर भट्ट बहुत बढ़ चढ़कर अमीर बलाज के कत्ल के हवाले से बातें करते थे। अब जो GIT की रिपोर्ट सामने आई है उसमें तो बात सामने एक नए अंदाज से है कि नई तरफ जो है केस रुख जो है वो मोड़ है, वो ये कि इसके GIT की रिपोर्ट में गोगी भट्ट को मुकम्मल तौर पर गुनहगार करार दिया गया, और उसके साथ साथ ये बात कही गई है कि गोगी भट्ट तीखी भट्ट के साथ मुसलसल राब्ते में थे इस वाक़े के वक्त। इस तमाम कत्ल की जो मनसूबाबंदी है वो गोगी भट्ट ने की थी, और इस हवाले से और मनसूबाबंदी में जो शिरकत थी वो थी तीफी भट्ट की। तो अब तीफी भट्ट जब 1 महीना पहले आए तो शायद उन्हें ये एतमाद दिया गया और बावर कराया गया और गारंटी दी गई हो कि आप तो इस केस से वैसे ही पुलिस ने निकाल दिए तो आप आ जाएँ आके अपनी इंटरम करवा लें, तो उन्होंने अपनी इंटरम करवा ली। लेकिन अब इस इंटरम के बाद जब पुलिस ने ये भी कह दिया कि अगली पेशी पर इनकी ज़मानत खारिज करवाने का भरपूर जो कोशिश की जाएगी, अदालत में ऐसे सबूत पेश किए जाएंगे जिसमें बताया जाएगा कि ये भी इसके साथ शरीक मुल्ज़िम और बराबर के गुनाहगार हैं, जबकि इससे पहले पुलिस तफ्तीश में अपनी इन्हें बेगुनाह करार दे चुकी हुई है, इनका लिंक जो है इस्टेब्लिश नहीं कर सकी है। तो अब देखना ये है कि अब ऊँट किस पर बैठता है, क्या ये दूसरी तरफ निकल जाएगी चीज़। अगर इस तरफ निकलती है तो फिर क्या अगली पेशी के ऊपर अगर इस तरह की बात सामने आई तो क्या तीफी भट्ट जो है वो अपनी इंटरम के में तोसी के लिए या उसको कंफर्म करवाने के लिए तोसीक के लिए कोर्ट पेश होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि अगर हल्का सा भी उनको शक होता है कि पुलिस अब उन पर चढ़ाई करने जा रही है, उनको पकड़ने का प्लान बना लिया है, तो मुमकिन तौर पर फिर वो दोबारा रुपोश हो जाते हैं। और लेकिन अभी जब वो शामिल तफ्तीश भी हो चुके हैं, उन्होंने अपनी बेगुनाही के सबूत भी दिए हैं, पुलिस को बताया भी है कि भाई हम भी इस केस के अंदर शामिल नहीं थे, हमारे इस कत्ल से कोई दूर दूर तक ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन अब आने वाले दिनों में चीज़ सामने आएगी। एक जो मेन क्रय होगा वो ये कि जिस दिन तीफी भट्ट की आप पेशी होगी तो उसे पुलिस क्या रिपोर्ट देती है, इनको किस हद तक गुनाहगार रखती है, GIT को उसका हिस्सा बनाएगी और इनकी ज़मानत कैंसिल करवाने के लिए तो कदम उठाती है या नहीं उठाती, ये बात आने वाले दिनों में सामने आएगी। इस वजह से जो अपडेट होती रहेगी उससे आपको दोबारा आगाह करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।